हाँ चलो आगे बात करते हैं अब दी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। ओके, सो ये जो हमारा डी ब्लॉक है ओके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें पता ही है क्या मेटल्स है ये सारे। ओके, ट्रांजिशन मेटल्स है। सो जो भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी है। जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो ना कि भाई लस्ट्रियस होते हैं, हार्ड होते हैं, मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड देन कंडक्टर्स होते हैं, उनको मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, और क्या क्या मतलब यही सारी सोनोरस होते हैं। ओके, ये सब जो हम मेटल्स में पढ़े थे ओके वो सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ भी डिफरेंस तो है ना, कुछ डिफरेंस तो है किसकी कंपेयर में। जैसे कि भाई मेटल्स तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी है, मेटल्स तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ही है, तो ये वाले भी मेटल्स वो वाले भी मेटल्स, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनकी कंपेयर में ये वाले जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के वो बहुत ज्यादा हार्ड है, उनसे भी ज्यादा हार्ड है। ओके, उनसे भी, जैसे सोडियम उसको तो हमने नहीं देखा था, काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। ओके, सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पर तो देखो आयरन, कॉपर, कैसे तुम ऐसे ही देखो। ओके, और डक्टाइल में भी देखो, फिर सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ओके, तो सभी टाइप का मिल जाता है। मेटल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर भी है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मेटल्स के है ही। लेकिन अगेन एस ब्लॉक में भी मेटल्स है और डी ब्लॉक में भी मेटल्स है। सो वहां से एस ब्लॉक की कंपेयर करें अगर तो वहां पर डिफरेंस है। ओके, चलो तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्लेस टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज। जो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है वो सब कुछ शो होता ही है, सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर। यस, विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज। बताया था ना ये चार लोग। ओके, वो एक्सेप्शन है। They have one or more typical metallic structures at normal temperatures. तो metallic structure उनका अलग होता है normal temperature पर भी। ओके, सो वो बताया कौन, वैसे भी तो हमें पता ही है कि वो लोग अलग ही रहने वाले हैं भाई ग्रुप से। कौन कौन? जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम एंड मैंगनीज। हाँ, सो देखो ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर की बात की गई है। अभी तो वैसे ये पार्ट डिलीट कर दिया गया है, ये पार्ट था ओके 11th में भी और 12th में भी, लेकिन पर्टिकुलरली वो मेटालिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें टेबल में बता दिया गया है। अदरवाइज पहले ये बताया जाता था, पहले मतलब ड्रॉ किया जाता था। ओके, क्या कि भाई बीसीसी, बीसीसी, एफसीसी, एक्स, सीसीपी, तो ये सारे क्या है मेटालिक स्ट्रक्चर के नेमिंग है। ओके, नहीं अभी जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन गिवन है। सो देखो बीसीसी body centered cubic, HCP hexagonal close packed, CCP cubic close packed and 10 a typical metallic structure। ओके, तो ये पर्टिकुलरली थे, ये पहले के सिलेबस में थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे से आते थे। लेकिन अब यहाँ से निकाले हुए हैं, वी एक्सपेक्ट कि कंपटीशन एग्जाम में से भी निकाल दिए जाएंगे। हाँ बोलो। जो यहाँ पे ML है, हाँ वो तो ट्रांजिशन मेटल है, तो वो ZnCd और इसके साथ मैच भी है, मतलब दोनों सेम है ना X। हाँ, वो तो मेटालिक स्ट्रक्चर की बात है। ओके, देखो 3 जो है वो तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है। ओके, जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम की इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, उसकी वजह से ये अलग है। और मैंगनीज तो वैसे ही अलग है, एक्सेप्शन ही है पूरा कि उसकी प्रॉपर्टी ही अलग है। ओके, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी ही अलग है, इसीलिए पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया है उन्होंने क्या कि विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। तो ये जो एक्स है उसी को तो डिनोट कर रहा है, टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, पहले ही तो बता दिया। अंडरस्टूड? ओके, सो वही चीज बोल रहे हैं कि वो ही एक्सेप्शन है। वहां पे एक एक्सेप्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, इसलिए अब यहाँ पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है मैंगनीज में, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ही है मतलब विदाउट, अभी यहाँ पर हमें रीजन ही नहीं पता कि क्यों, वहां पर एक्सेप्शन है तो पता है रीजन,
कि क्यों एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है इसलिए एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमें रीजन पता नहीं है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमने बोला कि भाई ये तो अलग ही है, उसका स्ट्रक्चर देखा हमने प्रैक्टिकली ओके, प्रैक्टिकली एक्सेप्शन पता चला, वो थियोरेटिकली भी पता चला। दोनों जिंक मर्क्यूरी कैडमियम थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों वैसे पता चला कि दे आर एक्सेप्शन। बट मैंगनीज थियोरेटिकली कोई एक्सेप्शन दिखाई नहीं दे रहा है भाई, नॉर्मली लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सेप्शन है। डन ओके। सो ये हमने सिर्फ टेबल गिवन है, लेटाइज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये टेबल में भी हमें कंसंट्रेट करना है वही चीजों में, क्या मैंगनीज जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, तो वहां का स्ट्रक्चर मेटालिक स्ट्रक्चर बाकी जो मेटालिक स्ट्रक्चर है उससे क्या है, डिफर करता है। बाकी में क्या है भाई, HCP, CCP, BCC वही स्ट्रक्चर हमें सारे देखने को मिलेंगे। ओके, अगेन डिटेल्ड में था पहले लेकिन अभी नहीं है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा मतलब से यू कैन से 20% पार्ट था पूरा चैप्टर में। ओके, वो निकाल दिया गया है, तो छोड़ते हैं हम अभी उसको। चलो देखते हैं द ट्रांजिशन मेटल्स ओके आर, एक्सेप्शन को छोड़कर ओके, विद द एक्सेप्शन ओके आर मतलब द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। ओके, सो बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके, हार्ड है वो तो पता ही है हमें, बहुत ज्यादा हार्ड है, और वॉलेटिलिटी क्या है, लो है। वॉलेटिलिटी लो है मतलब क्या, वही कि भाई तुमने रखा हुआ है, वॉलेटाइल जो हो रहे हैं वो कम होंगे, इवापोरेशन होगा रूम टेम्परेचर पे, उसमें से वेपर बन जाएगी, वो क्या होगी, कम होगी। तुमने आयन ऑयल ले लो ना, आयन है और साथ साथ में पेट्रोल रखा हुआ है, तो भाई आयन थोड़ी ऐसे उड़ के हवा में चला जाएगा, पेट्रोल तो चला जाएगा। ओके, पेट्रोल एलिमेंट तो नहीं है, कंपाउंड है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वॉलेटिलिटी क्या है उनकी, कम है। ओके, अगर लिक्विड स्टेट मर्क्यूरी है सपोज, ओके, तो लिक्विड स्टेट में है, दैट डज नॉट मीन कि वॉलेटिलिटी है उसकी बहुत ज्यादा। अंडरस्टूड। ओके, सो वही चीज बताई है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो तो होता ही है। फिगर 4.1 वो मर्क्यूरी भी उन लोगों ने बोला है कि मर्क्यूरी भी हार्ड होता है। हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोला मर्क्यूरी हार्ड होता है, विथ द एक्सेप्शन, मतलब ये एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। अच्छा, ये लोग नहीं है, हाँ, विथ द एक्सेप्शन। ओके, द ट्रांजिशन मेटल आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। ओके, विथ द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, तो वो एक्सेप्शन विथ मतलब वो एक्सेप्शन तो है ही। डन। ओके, आर वेरी हार्ड एंड हैव अ लो वॉलेटिलिटी। ओके, नहीं तो फिर मर्क्यूरी हार्ड कैसे हो गया। ओके, चलो, और वॉलेटाइल भी नहीं है। ओके, वॉलेटाइल तो है ही नहीं, मर्क्यूरी को दोनों केस में तुम ले लो, वॉलेटाइल तो है ही नहीं। ओके, हाँ, so this figure depicts the melting points of the transition metals belonging to 3D, 4D and 5D series. तो ये 3D, 4D और 5D series के लिए दिखाया गया है। The high melting points of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons in the d addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding. देखो यहाँ पे समझने की बात है, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग की बात है। किसकी? इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। जैसे जैसे हम डी ऑर्बिट फिल करते जा रहे हैं, ओके, जैसे जैसे हम डी ऑर्बिट फिल करते जा रहे हैं, जैसे 3D1, फिर 3D1 से 3D2, तो 3D1 स्कैंडियम था, अब 3D2 आया टिटेनियम। ओके, सो इसके बीच में, टिटेनियम के बीच में जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होगी ना, वो स्कैंडियम से ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अभी SCTIV वेनेडियम आएगा, सो उसका जो होगा वो भी टिटेनियम और स्कैंडियम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, एटॉमिक बॉन्ड। फिर क्रोमियम आएगा और ज्यादा होगा, लेकिन क्या 10 तक ज्यादा ही होता जाएगा? नहीं, 10 तक ज्यादा नहीं होता जाएगा। जैसे ही पेयरिंग हो जाएगी, ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की पेयर बनेगी ना, वहां पे एटॉमिक बॉन्ड कम हो जाता है, बॉन्डिंग कम हो जाती है। ओके, जैसे ही पेयरिंग होती है, मतलब कि जैसे 3D था तो 5 है, 1 2 3 4 5, और एक में कितने जाएंगे? 2, तो 5 d ऑर्बिटल्स है, सो एक में जाएंगे 2, तो
तो यहाँ पे 1 गया, फिर 1 गया, फिर 1 गया, फिर 1 गया, फिर 1 गया, तो 1 गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रोमियम में तो पहले ही चला जाता था, ओके, हमने देखा था, ओके, 4s में से लेकर, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही पैरिंग हुई तो एटॉमिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डन, और फिर कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज हो तब क्या होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो तो बॉन्ड भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ये बेसिकली समझ लो तो ये ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा, ये बेसिकली समझ लोगे तो ये ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्कैंडियम की तो यहाँ पे मतलब सेकंड एलिमेंट से लिया है, स्कैंडियम की बात नहीं की गई है, सो टिटेनियम की बात की गई है। तो टिटेनियम, फिर उससे भी ज्यादा एटॉमिक बॉन्ड होगा वेनेडियम में, फिर उससे भी ज्यादा किस में होगा, क्रोमियम में। लेकिन वहां से देखो डायरेक्टली बॉन्ड क्या हो जा रहा है, नीचे जा रहा है, डन, क्योंकि क्रोमियम में तो हमने हाफ फील्ड ली है, क्रोमियम में हाफ फील्ड ली है, और फिर SCTI-VCr और फिर आ गया मैंगनीज, ओके। तो मैंगनीज से क्रोमियम के बाद ही क्या हो जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एटॉमिक बॉन्ड नीचे चला गया। अभी नीचे चला गया है Mn, ओके। अब Mn से अभी वापस अगर जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा, ओके। Mn से अभी वापस जाएंगे ऊपर तो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के बाद भी ऑलमोस्ट वो भी उतना तो नहीं बढ़ेगा जितना स्टार्टिंग में था, वो स्टार्टिंग की कंपेयर में तो कम ही है, ओके, स्टार्टिंग की कंपेयर में तो कम ही है। लेकिन वापस वो होगा जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्डिंग बढ़ गई, फिर दूसरे के बाद तीसरा आया तो बॉन्डिंग और बढ़ गई, फिर चौथा आया और बढ़ गई, पांचवा आया और बढ़ गई, पेयरिंग हुई कम हो गई, लेकिन पेयरिंग में भी अभी दूसरी पेयर हुई बढ़ा, तीसरी पेयर हुई बढ़ा, बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन पहले की कंपेयर में कम हुआ। कम होता जा रहा है, लेकिन दोनों केस है, यहाँ पर दोनों केस है, ओके। समझो क्या मेन क्या है, मेन इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक बॉन्ड बढ़ रहा है, ओके। तो ये हमने कहां तक, हाफ फील्ड तक हुआ। अब जैसे ही पेयरिंग हुआ वहां क्या हो गया, कम हो गया। अब पेयरिंग हुआ तो कम हो गया, अब पेयरिंग में जैसे जैसे एक एक बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे जैसे पहले कैसे बढ़ता गया था तो बॉन्ड बढ़ता गया था, वैसे ही यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ओके, वैसे ही यहाँ पर बढ़ता जाएगा। पहले की कंपेयर में कम है लेकिन वैसे बढ़ रहा है। और अगेन एक्सेप्शन क्या है, बढ़ तो रहा है, लेकिन वहां पर आगे जाके हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑल, स्क्रीन इफेक्ट, ओके। तो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन है ना वो और कम होता जा रहा है, ओके। वो डिटेल्ड में हम आगे पढ़ने वाले हैं जब शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑल पढ़ेंगे तब, लेकिन उसकी वजह से वापस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो देखो टिटेनियम, अभी ये सब भूल जाओ, पहले यही टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अभी क्रोमियम के बाद कहाँ आ गए हम, नीचे आ गए मैंगनीज, फिर मैंगनीज से मने फिर फेकोनी जो है ना, पूरा फेकोनी, वो फेकोनी पूरा सेम जैसा है, यहाँ पर ऐसे डिक्रीजिंग भी है, बहुत माइनर डिक्रीजिंग है, ये तो दिखाया हुआ है प्रैक्टिकली अगर देखे तो। ये फेकोनी वाला जो है बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ओके। एंड देन वापस क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, अंडरस्टूड, ओके। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या हो रहा है एक्चुअल में कि देखो, अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे, ओके, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो बढ़ता जा रहा है, ओके। वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, किससे बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस, ओके। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और वो तुम यहाँ रख सकते हो। सो ये बढ़ता जा रहा है, कहां तक बढ़ेगा, से क्रोमियम तक, Sc से लेकर के क्रोमियम तक वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर जैसे ही, क्योंकि हमने क्या बोला कि 5 है ना d ऑर्बिटल में, 3 और से 4 5, सो ओके। तो देखो 1 2 3 4 5, सो SCTI-VCr मनी, ओके, SCTI-VCr मनी। अब ये जैसे ही मैंगनीज आया ना तो यहां से ही डाउन जा रहा है, मैंगनीज से प्रैक्टिकल,
ओके यहां से क्या हो रहा है, Down. डाउन जा रहा है। थियरिटिकली क्या है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ओके और पेयरिंग होगी तो कम होगा थियरिटिकली। Yes, sir. जो ड्रॉ किया हुआ है वो प्रैक्टिकली ड्रॉ किया हुआ है। ओके ग्राफ सो ये बढ़ेगा। अब ऐसे डालेंगे तो ये कम हो गया, मतलब यहीं से कम हो गया, फिर कम हुआ। अब जो ये फैकोनी है मने फिर फैकोनी वो ऑलमोस्ट सेम जैसा है। ओके मतलब कम तो हुआ है, ये तीनों पेयरिंग होगी तो कम तो हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है फैकोनी। ओके और फिर CuZn वो वापस क्या हो जाएगा, कम होगा। डन। Yes. ओके प्रैक्टिकली। ओके तो देखो टीटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर फेकोनी, ये पैलेडियम तो ऊपर का है, फेकोनी एंड फिर आ गया क्या, Zn और स्कैंडियम की बात नहीं की है। ओके आगे पीछे की बात नहीं कही गई है बीच में। तो ये पूरा बढ़ा फिर कम हुआ फिर वापस बढ़ा फिर ऑलमोस्ट सेम जैसा फिर वापस क्या हो गया, कम हो गया। इनडायरेक्टली जैसे जैसे तुम फील करते जाओगे टोटल अट्रैक्शन फोर्स तो क्या होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा क्या होता जाएगा, कम। कभी आना हाँ टोटल तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ओके ये फोर्स अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है वही डिटेल में हम पढ़ेंगे सिल्डिंग इफेक्ट में। ओके लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, तुम स्टार्टिंग की कंपेयर करो पूरे ऐसे तो वो कम है, लेकिन कैसे कम हो रहा है, स्टार्टिंग में बढ़ भी रहा है। ओके स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है फिर वापस कम हो रहा है, फिर बीच में वापस बढ़ रहा है, फिर वापस कम हो रहा है, लाइक दैट। डन। ओके चलो अब जैसा यहां आया वैसा ही दूसरे सारे पीरियड में आएगा। ये हमारा फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक की, तो वैसे ही सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज में भी वैसा ही होगा। फोर्थ सीरीज की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि वहां पर मतलब 6 और 7 में F तो आ ही जा रहा है और डी ऑर्बिट मतलब वहां पर जैसे कि हम बोलते थे ना SPDF, तो F के लिए ज्यादा अभी रिसर्च हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च अभी बाकी है, अभी चल ही रहा है। ओके तो ये जो डेटा हमें प्रैक्टिकली भी अवेलेबल है ना, प्रैक्टिकली डेटा जो अवेलेबल है ना वो जहां तक अवेलेबल है वहीं तक का हमने एनालिसिस किया है हमारे सिलेबस में भी। ओके तो देखो यहां पर भी देखो डन। ओके और उस पर मतलब पैटर्न सेम जैसी देखने को मिलेगी तुम्हें ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट फिर हम सोचेंगे सर यहाँ से बढ़ा, यहाँ से तो बढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट कम ही हुआ। हाँ ऑलमोस्ट सेम जैसी पैटर्न देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं। डन। और ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली पता चला है हमें, थियरिटिकल नहीं है। डन। ओके सो ये हमारा पर्टिकुलरली मेल्टिंग पॉइंट है। देखो द हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रिब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द greater number of electrons from D in addition to the ns electrons in the inter atomic metallic bonding। मतलब इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्डिंग बढ़ी तो बॉन्डिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, हाई जाएगा। तो ये बॉन्डिंग बढ़ी इनके बीच में, जैसे मैंने बोला ना कि दो दो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो बॉन्डिंग क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। वही तो मैं बता रहा था कि जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन आओगे, ओके सो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, वो 5 ऑर्बिटल थी, डी की 5 है तो 1 फिर 2 बॉन्डिंग और बढ़ी, 3 बॉन्डिंग और बढ़ी, 4 बॉन्डिंग और बढ़ी, 5 बॉन्डिंग और बढ़ी, फिर पेयरिंग जब होगी तो बॉन्डिंग क्या हो जा रही है, कंपेयर टू कम हो जा रही है। तो वो जो कम हो रही है तब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन। ओके अट्रैक्शन देखो दोनों ऑपोजिट है, ये एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स का ग्राफ नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, मेल्टिंग पॉइंट का। ओके दोनों ऑपोजिट है, अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो रहेगा। ओके सो टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये पूरा बताया हुआ है। नाउ in any row melting points of these metals rise to a maximum at D is equals to 5 except for the anomalous values of manganese and Tc and fall regularly as atomic number increases। वही चीज बताई गई है क्या, 5 तक जाते जाते तुम्हारा एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा,
और वो बढ़ता गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। एक्सेप्शन है MnTC, वो एक्सेप्शन ही है, पहले से ही बता दिया है, वही प्रैक्टिकली। ओके, अदरवाइज क्रोमियम में ही 5 पे चले गए, अब तो मैंगनीज में तो पेयरिंग हो जाएगी। ओके, लेकिन वहां पर भी हमें ऐसा शो करना है। ओके, तो वो एक्सेप्शन है। सो क्या बोल रहे हैं कि 5 तक जाएंगे हम, जैसे जैसे 5 तक जाएंगे, वही जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया ना शॉर्ट में, वही चीज वर्डिंग में है। क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो एटॉमिक फोर्स बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, और फिर जब पेयरिंग होगी तो कम होता जाएगा। एक्सेप्शंस आते हैं। ओके, सो Mn है, Tc है, वहां पर एक्सेप्शन मिलेगा एंड फॉल रेगुलरली एज एटॉमिक नंबर। अब वो क्या है, Mn देखो फॉल कर गया, Tc जो है वो भी क्या कर गया, फॉल कर गया। अदरवाइज तो Mn में भी क्या चला जाता, 5 पर चला जाता ना। ओके, तो वो हाई होना चाहिए, लेकिन वो फॉल कर रहा है प्रैक्टिकली। ओके, दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन व्हिच आर शोन। तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ पर बताया गया है 4.2 में। अभी देखो अभी देखते हैं ग्राफ, दोनों ग्राफ सेम जैसे ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतनी एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी देखो 11th में पढ़ा था हमने एटोमाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी मतलब मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा समझो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब और से कोई लिक्विड ले लो ना, मर्क्यूरी। ओके, और लेकिन मॉलिक्यूल लेना है ना, तो सिंपली समझाने के लिए। ओके, क्लोरीन मॉलिक्यूल है और गैसियस है, और से लिक्विड है, लिक्विड है, गैसियस है, व्हाटएवर। तुम्हारे पास लिक्विड क्लोरीन है कंटेनर में बंद। अब गर्म करोगे, क्या हो जाएगा? वो गैस हो जाएगा। गैस हो गया तो गैस हो गया, तो भी अभी तुम गर्म करते ही जा रहे हो, तो गैस तो हो गया। अब गैस में से कहाँ जाएगा? कुछ नहीं होगा उसका। तो गैस की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और भी तुम गर्म हीट देते ही जा रहे हो। तो ये क्लोरीन गैस तुम्हारे कंटेनर में घूम ही रहा है, मॉलिक्यूल पूरा Cl2 घूम रहा है। और बहुत ज्यादा जैसे जैसे तुम हीट बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो वो घूम रहा है, लेकिन गैस तो बन गया है। और क्या होगा? अब एक एनर्जी ऐसी आएगी, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई ना, तो ये Cl2 टूट जाएगा। Cl2 था, मॉलिक्यूल था Cl2, वो क्या हो गया? टूट गया। तो मॉलिक्यूल में से क्या बन गया? एटॉम बन गया, वो एलिमेंटल। ओके, एटॉम बन गया ना, Cl और Cl का एक एटॉम, Cl का एक एटॉम। तो ये मॉलिक्यूल में से एटॉम बनने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है उसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी। नाम को पकड़ो, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटॉम बनने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़े वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटॉम बनने के लिए मतलब हम एटॉम बनाते हैं? अरे हम एटॉम नहीं बनाते, मॉलिक्यूल में से तो एटॉम बना सकते हैं ना। ओके, सो एक मॉलिक्यूल है, उसको हम कितनी एनर्जी देंगे सो दैट वो एटॉम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अब तुम यहां से कोरिलेट करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो ज्यादा टेम्परेचर पर वो लोग मेल्ट होंगे। अगर ज्यादा टेम्परेचर पर वो लोग मेल्ट होंगे तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा चला गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा चला जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता तो समझ जाते, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बाद, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रीच होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो गैसियस में आएंगे, बॉइल होने के बाद वो गैसियस फॉर्म में आएंगे। गैसियस होने के बाद भी अभी तुम एनर्जी दोगे तब जाके वो मॉलिक्यूल्स में से एटम बनेंगे। इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? हाई ही होगा। सिंपल है। ओके, तो ये अब डायरेक्ट कोरिलेशन क्या, जैसे जैसे एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स बढ़े वैसे वैसे एटोमाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वो कैसे होगी वो पूरा सीक्वेंस बताया मैंने। हमारा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा एटॉमिक फोर्स बढ़ रहा है तो हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जोर से चिपके हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट उनका जो होना चाहिए उससे भी क्या हो गया? हाई हो गया, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब और ज्यादा दो, मेल्टिंग पॉइंट ही हाई चला गया तो सोचो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई जाएगा। जैसे हमारा वाटर है
0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, और कोई दूसरा आयन है तो आयन का सपोज 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है मान लो 120 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो की कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब जीरो की वाटर के कंपेयर में तो कितना हाई चला गया आयन, तो बॉइलिंग पॉइंट तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी तो ऊपर जाएगा। मान लो कोई एक एलिमेंट है जो 80 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, ओके, तो अगर जीरो की कंपेयर में कोई एलिमेंट है हमारा जो जीरो पे मेल्ट हो रहा है और दूसरा एलिमेंट है जो 80 पे मेल्ट हो रहा है, तो जीरो की कंपेयर में 80 तो बहुत ज्यादा है, तो सोचो जीरो की कंपेयर में 80 ज्यादा है, तो दोनों जब बॉयल होंगे, सपोज ये 80 पे बॉयल हो रहा है तो ये फिर अब 80 से तो कहां जाएगा, वो 200 पे बॉयल होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो हायर बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो और गैसियस फॉर्म में वो जाएगा, और गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल में से एटॉम बनने के लिए ये जो एनर्जी चाहिए वही है हमारी एटोमाइजेशन एंथैल्पी। सो मतलब कि जितना, अब देखो तुम यहाँ पर, अब तुम ये ग्राफ देख के बता दो कि सपोज टिटेनियम एंड वेनेडियम दोनों में से किसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, वेनेडियम की। क्यों? उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो एनर्जी भी हायर हो ही जाएगी, ओके। तो ये हमारा हो गया क्या, ग्राफ 2, ओके, ये हमारा हो गया ग्राफ 2, समझ में आया? ओके, तो सेम ही डिट्टो यही ग्राफ तुम, मतलब यही एक ही ग्राफ तुम दोनों के लिए बोल सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सेम ग्राफ एंड एंथैल्पी के लिए भी सेम ही ग्राफ। Done? Okay. So quickly I will read the maxima at about the middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong atomic interaction। वो जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या, कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एटॉमिक फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन पैर होगी तो वो कम होता जाएगा। तो लास्ट में हमारा मिडल में कौन सा आ रहा है, देखो, क्रोमियम, ओके, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ओके। तो ये जो मिडल वाले हैं, ये मिडल वाले कैसे हैं, क्योंकि वहां पर डी क्या हो जा रहा है, 5, डी क्या हो जा रहा है 5, फिर क्या हो जाएगा 6, पैरिंग वो हो जाएगी पैरिंग हो गई तो एटॉमिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन? ओके, तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिडल वाले हैं वही तुम्हें ज्यादा मतलब एनर्जी वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, ये हमने डिस्कस किया वही। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a metals with a very high enthalpy of atomization tend to noble in their reaction, okay, वो बाद में हम देखने ही वाले हैं। Another generalization that may have been drawn, that is metals of the second and third series have a greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series। फर्स्ट सीरीज की कंपेयर में ये जो सेकेंड और थर्ड सीरीज है उसमें एटोमाइजेशन एंथैल्पीज जो है और ज्यादा हो जा रही है। देखो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, तो वो तो ऑब्वियस है ना, इसके पहले मेल्टिंग पॉइंट अगर बढ़ गया तो ये भी तो बढ़ेगी ही। सेम, ओके, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी ही। ओके, ये हमारा है तो देखो ये मेल्टिंग पॉइंट भी तो इन लोगों का और हाई हो रहा है, ओके, तो वहां पे वो भी हाई ही होगा, सिंपल। ओके, देन another generalization that may be drawn, हाँ ये तो हमने देखा। This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition metal। जो heavy transition metal है उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा forces of attraction होंगे, बहुत ज्यादा forces of attraction है तो बहुत ज्यादा high melting point है। बहुत ज्यादा high melting point हमारे लिए अच्छा है कि high temperature पे भी वो working condition में रहेगा, मेटल मेल्ट नहीं हो जाएगा, ओके, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सो ये हमारे लिए यूजफुल है, दैट्स इट, यही हमें देखना था। अंडरस्टूड? पूरी थियरी में हमने समझा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने समझा कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे सिंपल एक ही बात हमने डीपली समझी, क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब तक वो पेयरिंग नहीं है तब तक। जैसे ही पेयरिंग हुआ एटॉमिक फोर्स कम हुआ। एटॉमिक फोर्स जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा उतना एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। डन। तो अगर हम सीरीज 1 की बात करें डी ब्लॉक की, उसकी कंपेयर में सीरीज 2 होगी, वो हायर होगी। ओके, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा और ज्यादा। ओके, देखो वैसे भी अगर तुम देखोगे तो क्या हो रहा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनसे तो ज्यादा ही है। फर्स्ट सीरीज है उससे सेकंड सीरीज का क्या है, ज्यादा है। तो फिर तुम एंथैल्पी की बात करोगे वो भी तो ज्यादा ही होने वाली है। सिंपल है। वो दो ग्राफ तुम एक ही ग्राफ याद रख सकते हो, पहला वाला फिर उससे ऊपर दूसरा फिर उसके ऊपर तीसरा। डन। ओके।